अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान जाजिब और आप सबको खुशामदीद। आज हमारे पास है टोयोटा यारिस ATIV-X जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, 2020 मॉडल है, वाइट कलर में गाड़ी है। अगर हम इस गाड़ी के थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं, इंट्रोडक्शन इस गाड़ी का हम देखें तो इस गाड़ी की ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको तकरीबन 4 जनरेशन मिलती हैं। 4th जनरेशन जो है इस गाड़ी की इन जापान 2020 में लॉन्च की गई थी, बट इन पाकिस्तान जो आपको इसकी जनरेशन है वो 3rd मिलती है, जो कि लोकली मैन्युफैक्चर आपको मिल रही है। बाकी रीजन्स के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड इस गाड़ी की डिफरेंट आपको जनरेशंस विद डिफरेंट स्पेक्स, फीचर्स, इवन की बॉडी स्टाइल और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आपको जो है मिलती हैं। सो पाकिस्तान के अंदर जो इसकी 3rd जनरेशन है, इसके अंदर 2020 के मार्च के मंथ के अंदर इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था और उस टाइम पे कोविड का एक टेन्योर चल रहा था पूरा, और उस ड्यूरेशन के अंदर इस गाड़ी की लॉन्चिंग में कुछ डिलेज वगैरह भी आए। कुछ इसकी जो प्री बुकिंग्स थी उसके अंदर भी जो डिलीवरी टाइम था वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें डिलेज वगैरह आए थे। लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखें तो इस गाड़ी को पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस एंड यानी कंज्यूमर एंड से देखें तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली, पाकिस्तान के मार्केट के अंदर एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिली इस गाड़ी को। और एज कम्पेयर टू अगर मैं इंडियन मार्केट देखूँ जहाँ पे विद इन द सेम स्पैन ऑफ टाइम इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था, तो वहाँ पे इस गाड़ी को इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस या एप्रिसिएशन नहीं मिल सकी थी और उस गाड़ी को बहुत जल्द डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था इंडिया से। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो इस गाड़ी के ट्रिम लेवल लॉन्च किए गए थे, उसके अंदर GLI 1.3 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और एक उसके अंदर CVT ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च किया गया था। और उसके बाद इसमें एक ATIV आता था जो कि अगेन 1.3 लीटर इंजन के साथ है, मैनुअल प्लस CVT ट्रांसमिशन। और देन फिर इसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन के अंदर आपके पास ATIV-X आता है जो कि 1.5 लीटर इंजन के साथ है और ये भी आपको मैनुअल प्लस CVT ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। सो अभी जो हमारे पास गाड़ी जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं ये 2020 मॉडल है। सो अभी सबसे पहले हम इस गाड़ी का वॉक अराउंड कर लेते हैं और वॉक अराउंड के बाद मैं आपको फिर इस गाड़ी का इंटीरियर सारा जो है उसका रिव्यू देता हूँ। लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करें और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका वॉक अराउंड करते हैं। टोयोटा यारिस करोला XLI और GLI की रिप्लेसमेंट में लॉन्च की गई थी। और अगर आप फीचर वाइज देखें तो यारिस के अंदर कंपैरेटिवली फ़ीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, लाइक पावर विंडोज़, एयरबैग्स और ABS वगैरह। सबसे पहले अगर हम इस गाड़ी के फ्रंट लुक्स पे आ जाते हैं तो आपका सबसे पहले यहाँ पे टोयोटा का एम्बलम है, उसके साइड्स के ऊपर यहाँ पे आपको क्रोम की स्ट्रिप्स ही नज़र आ रही होंगी और इसके जो बाकी का ट्रिम लेवल है उसके अंदर ये एरिया आपको ब्लैक मिलता है। सो ये टॉप ऑफ द लाइन है तो उसके अंदर आपको क्रोम में दी गई है। उसके साथ फिर अगर आप इस गाड़ी की हेडलाइट्स के ऊपर आ जाते हैं तो ये आपको डुअल पॉइंट्स के साथ मिलती हैं, लो और हाई के पॉइंट्स अलग हैं, उसी के अंदर इंटीग्रेटेड आपको इसके इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। बाकी नीचे यहाँ पे आपको जो है इस गाड़ी के DRLs दिए गए हैं और बम्पर के ऊपर आप आ जाएँ तो फॉग लैंप्स मिलते हैं, जबकि इसके बाकी के ट्रिम लेवल्स के अंदर आपको ना तो DRLs मिलते हैं ना आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं। बाकी DRLs की जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक ओड आपको फील होती है, मतलब मेरे ख्याल से इसकी जो प्लेसमेंट है वो मज़ीद बेहतर हो सकती थी, हेडलाइट के नीचे या इसके अंदर ही कहीं पे एडजस्ट किया जा सकता था DRLs को। लेकिन यहाँ पे इसकी जो पोजीशनिंग है DRLs की वो काफ़ी लाइक अनयूजुअल सी है। उसके बाद अगर इस गाड़ी की आप ओवरऑल लुक देखें, बम्पर का स्टाइल देखें पूरा, सो इसकी काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है अगर आप करोला की फैमिली देखें। और उसके अलावा अगर आप कैमरी देखते हैं तो इस गाड़ी को अगर आप इवन के डी बैच भी करते हैं सो एनीबडी कैन इजीली जज के दिस कार बिलोंग्स टू टोयोटा फैमिली। और काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है इस गाड़ी की कैमरी के साथ भी, करोला के साथ भी।
बाकी ओवरऑल अगर इसका फ्रंट साइड डिज़ाइन देखें तो मेरा ख्याल है कि मेरी मतलब अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि इस गाड़ी का डिज़ाइन मज़ीद बेहतर किया जा सकता था। बाकी ओवरऑल इसकी जो लुक्स हैं फ्रंट से वो मतलब ठीक हैं बस। इस गाड़ी के अगर साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ फेंडर के ऊपर आपको डुअल VVTi की बैजिंग मिल जाती है, और इसके बाद इसके आप डोर्स देखें तो इसके डोर लैच आपको क्रोम में मिल रहे हैं, जबकि इसके बाकी के ट्रिम लेवल्स के अंदर आपको बॉडी कलर में मिलते हैं। और इसकी पूरी साइड के ऊपर अगर आप देखें फेंडर से लेके, और आपको ये आपको यहाँ पे डबल जो है कर्वी सी करैक्टर लाइंस नज़र आ रही होंगी, जो कि स्टार्ट से फेंडर से जाके और ये पीछे रेयर तक जाती हैं। और इसके साथ नीचे से भी अगर आप डोर के देखें तो यहाँ पे भी आपको लाइट से एक कर्वी सी करैक्टर लाइन मिलती है। बाकी इस गाड़ी के अंदर कोई साइड स्कर्ट्स नहीं आपको मिलती, मड फ्लैप्स नहीं मिलते, और इस गाड़ी के अंदर खैर आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए मड फ्लैप्स। और बाकी इस गाड़ी के अंदर कोई आपको एयर प्रेस भी नहीं मिलता, इस गाड़ी के अंदर जो है ये एयर प्रेस आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। सो ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखें तो ये गाड़ी आपको जो है मतलब सिंपल ओवरऑल लुक है इसकी, और आपको काफ़ी हद तक अगर आप देखें इस गाड़ी को, ये काफ़ी आपको उठी सी ना ऊंची सी फील होती है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि इस गाड़ी के अंदर साइड स्कर्ट्स नहीं दी गई। और इसके अलावा इस गाड़ी की अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस पे आते हैं तो उसके अंदर आपको कोई मसला नहीं आने वाला। इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अच्छी खासी आपको उसमें मिल जाती है। इस गाड़ी के अगर आप रेयर के ऊपर आते हैं तो रेयर की अगर इस गाड़ी की ओवरऑल अगर आप लुक्स देखें तो एज़ कम्पेयर टू फ्रंट से मुझे पर्सनली इस गाड़ी की रेयर लुक ज़्यादा जो है बेहतर लगती हैं। फिर इस गाड़ी की अगर आप ब्रेक लैंप्स के ऊपर आते हैं तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के ब्रेक लैंप्स हैं, जितने अगर आप इसको रेयर से देख रहे हैं जितने आपको इस तरफ से नज़र आ रहे हैं उतने ही आपको मेरे ख्याल से अगर आप साइड पे आते हैं तो इतना ही एरिया उन्होंने साइड से कवर किया हुआ है। तो काफ़ी बड़े साइज़ के ब्रेक लैंप्स हैं। और इसके अंदर आपको एक रनिंग LED बार मिलता है जस्ट लाइक लावा लाइट्स, जो कि रात के टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा एक इसकी एलिगेंट लुक देता है। फिर इसकी ब्रेक लैंप्स के अंदर ही इंटीग्रेटेड इसके रिवर्स लैंप्स हैं, उसके साथ आपके इंडिकेटर्स हैं, और उसके अलावा इसके यहाँ पे टोयोटा का एम्बलम है, उसके नीचे पूरा इसके जो एजेस हैं इसके ऊपर ये आपको क्रोम की स्ट्रिप नज़र आ रही है पूरी लाइट्स के सेंटर में। और उसके साथ यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है यारिस ActiveX, और इस साइड पे टोयोटा 1.5 CVTi, और इसका ये ओवरऑल बम्पर की लुक है। इसके अंदर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। सो इन माय ओपिनियन इस गाड़ी की जो फ्रंट इसकी जो रेयर लुक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है और एज़ कम्पेयर टू फ्रंट लुक्स, और मेरे ख्याल से जो इसकी गाड़ी की फ्रंट लुक्स हैं उनको मज़ीद बेहतर भी किया जा सकता था। बट एनी हाउ ओवरऑल जो है ये गाड़ी की लुक्स हैं। इस साइड पे आ जाते हैं तो ये इस गाड़ी का फ्यूल कैप है, और इस गाड़ी के अंदर आपको 42 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर आपको मिल जाती है। सो ये ओवरऑल इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल है। इस गाड़ी के अंदर जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये आपको सेम है एज़ लाइक जैसे करोला में आते हैं उसी तरह के आपको साइड व्यू मिरर्स मिलते हैं बॉडी कलर के अंदर, उसी के अंदर आपको इंटीग्रेटेड इसके अंदर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको कंपनी फिटेड 185/60/15 साइज़ के अंदर BG ट्रैको प्लस जो कि जनरल की सब कैटेगरी है आपको टायर मिल जाते हैं। साथ आपको डुअल टोन के अंदर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर आपको TRD की बैजिंग भी मिल जाती है, जो कि इस चीज़ को जाहिर करती है कि ये व्हील्स जो हैं ये टोयोटा रेसिंग डिपार्टमेंट से अटेस्टेड हैं। अब आई डोंट नो कि ये टेस्टेड हैं या नहीं, पर यहाँ पे आपको बैजिंग ज़रूर मिलेगी। ओके, इस गाड़ी में एंटर होते ही सबसे पहले अगर आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे आते हैं, सो इसका स्टीयरिंग व्हील सेम जैसे आपको करोला में मिलता है, सेम वही स्टाइल में आपको स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। और इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। और इस साइड के ऊपर जो है आपके इस गाड़ी के अंदर जो MID मिलता है उसकी सेटिंग्स के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो ओवरऑल इसका जो स्टीयरिंग है ये इसकी आप लुक्स देख लें, यहाँ पे सिल्वर पेंट सारा, और यहाँ पे आपको एयर बैग की बैजिंग मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं, और इवन के इसके बाकी के जितने भी ट्रिम लेवल्स हैं उन सब के अंदर आपको डुअल एयर बैग्स दिए गए हैं। इसके साथ इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको सिर्फ इसको आप इस तरह अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप पुश एंड पुल नहीं कर सकते। सो ये आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, इसके अंदर सिर्फ 2 वे एडजस्टमेंट आपको दी गई है। इसके बाद इस गाड़ी के अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर आते हैं, सो यहाँ इसका अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है। अगर आप विट्स देखते हैं 3rd जनरेशन तो उसके साथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है, और क्योंकि गाड़ी यारिस के बैच में आती है तो कहीं ना कहीं इसकी जो रिजेंबलेंस है, कहीं ना कहीं इसके अंदर जो फीचर्स ओवरऑल अगर इसके आप एक्सटीरियर भी देखें, इसकी लुक्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब राउंडी और कर्वी शेप है। और मोस्टली जो यारिस फैमिली के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं जिसमें आपके विट्स देख लें, प्लेट्स देख लें और इवन के बेल्टा देखें, सो वो गाड़ियाँ भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा
रिजेंबल करती हैं आपस में, और ये सारी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं पाकिस्तान के अंदर। इस गाड़ी के अंदर आपको एक ऑप्टिट्रॉन मीटर मिल जाता है जिसमें एक 4.2 इंचेस का बड़ा MID डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अंदर आपको इस गाड़ी की तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बल्कि आपको इस गाड़ी के अंदर इसकी फ्यूल माइलेज के हवाले से प्रॉपर तरीके से आपको ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन वगैरह भी दी गई है। इवन के आपको यहाँ पे डेज़ के ऊपर, मंथ्स के ऊपर एक पूरा आपको स्केड्यूल दिया गया है, जिसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं किस दिन के ऊपर किस डेट पे इस गाड़ी ने आपको कितनी फ्यूल एवरेज दी है। और साथ साथ आपको इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, और साथ आपको स्टेजेस दिए गए हैं, लेवल्स दिए गए हैं कि किस स्टेज और किस लेवल के ऊपर आपकी गाड़ी ने किस ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और ज़्यादा अच्छी फ्यूल एवरेज दी है। और ये मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकली भी आपको एक हैबिचुअल बनाता है एक ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर, कि जिसके ऊपर रहते हुए आप जो है इस गाड़ी से एक अच्छा जो है फ्यूल एवरेज ले सकते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्मल किसी भी सेडान के अंदर नहीं मिलेगी। इवन के अगर आप करोला ग्रैंडी या XP देखते हैं तो उसके MID में भी आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही दी गई। बाकी ओवरऑल अगर हम इस गाड़ी का इंटीरियर देखें तो ये आपको डुअल कॉम्बिनेशन के अंदर मिलता है। यहाँ पे बेज कलर प्लस यहाँ ब्लैक सारा, और बाकी ये एरिया सारा आपको सिल्वर पेंटेड है। यहाँ पे भी ये एरिया आपको सिल्वर पेंटेड मिल रहा है, जबकि इसके बाकी ट्रिम लेवल्स के अंदर आपको ये एरिया ब्लैक मिलता है। और सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे जो मुझे थोड़ा सा इसका एक जो है थोड़ा ऑड लगा था कि इसका हेड यूनिट यहाँ ऊपर है और एयर वेंट्स इसके नीचे दिए गए हैं। हालांकि नॉर्मली गाड़ियों के अंदर आप या तो आपको साइड्स पे एयर वेंट्स मिलते हैं या आपको ऊपर मिलते हैं, और हेड यूनिट सेंटर में होता है। तो ये थोड़ा सा एक इसकी जो मेरे ख्याल से पोजीशनिंग है एयर वेंट्स की, ये थोड़ी सी ओड है। लेकिन आपको खैर अगर आप इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आपको शुरू में थोड़ा सा ये नॉय करेगा, लेकिन आहिस्ता से आपको इसकी आदत हो जाएगी। साइड वेंट से नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके हैजर्ड्स का बटन है। फिर ये इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि सिंगल जोन आपको मिलता है डिजिटल, और इस गाड़ी के बटन्स जो हैं सारी आपको क्रोम फिनिश के अंदर आपको मिल रहे हैं। और इसके जो बाकी वेरिएंट्स है उसके अंदर आपको इस सिंपल इसके AC कंट्रोल्स मिलते हैं। बाकी ओवरऑल जो इसका इस सेंटर से अगर आप ये सारा एरिया देखें नीचे तक तो ये सारा पियानो ब्लैक के अंदर है। और इसके साथ यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको एक छोटी सी एम्बिएंट लाइट नज़र आ रही होगी, और ये रात के टाइम ग्लो करती है। इस जगह पे ये पूरा एक टेक्सचर सा बना हुआ है, जस्ट लाइक जैसे वेव्स होती हैं तो उस तरह का एक पूरा टेक्सचर है। तो ये जब लाइट एम्बिएंट जलती है तो काफ़ी ज़्यादा इसको एक रात के टाइम एक अच्छी लुक देती है। इसके बाद यहाँ पे इस गाड़ी के कप होल्डर्स हैं। कप होल्डर्स के बाद यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लीवर आ जाता है, और इस गाड़ी के अंदर आपको 7 स्पीड CVT ट्रांसमिशन मिलती है विद ट्रॉपटॉनिक, और इसको आप मैनुअली भी यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। बाकी गियर लीवर जो है इसका जो ओवरऑल लुक्स हैं ये सेम जैसे करोला के अंदर आपको गियर लीवर होता है उसी तरह की इसकी ओवरऑल लुक्स हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है। और ये एरिया भी सारा जो है ये भी आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, ये इस गाड़ी की ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक है। और इसके बाद यहाँ पे इस गाड़ी की पावर आउटलेट है 12 वोल्ट 120 वोल्ट। इसके बाद इस गाड़ी के अंदर आपको आर्मरेस्ट मिलता है, लेकिन इस गाड़ी का जो आर्मरेस्ट है काफ़ी स्लिम सा है, स्लीक सा, और इसको अगर आप इसके अंदर स्पेस देखें तो बहुत ही एक मतलब छोटी सी स्पेस है, इतनी कोई ख़ास स्पेस नहीं मिलती इसके अंदर आपको। इसके साथ इस गाड़ी के यहाँ पे ग्लव बॉक्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक अगर आप बाहर से इसको देखें तो आपको शायद लग रहा होगा कि अच्छी खासी एक बड़ी स्पेस इसके अंदर मिल जाएगी आपको, लेकिन जब आप इसको खोलेंगे तो ये आपके लिए एक सरप्राइज है टोयोटा की तरफ से। इसके अंदर जो स्पेस है वो अगर आप इसको बाहर से देखें तो आपको शायद बहुत बड़ी लगे, लेकिन अंदर इसके मतलब ठीक है मुनासिब आपको इसके अंदर स्पेस मिल जाती है। बहुत कम भी नहीं है लेकिन ये डीप ज़्यादा है। तो इसके जो इस जगह को डिवाइड किया गया है, मेरे ख्याल से ये डिवाइडर ना होता तो शायद ये काफ़ी बड़ी स्पेस आपकी बन जाती, लेकिन शायद इसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस कंप्रोमाइज है इसकी। बाकी इसकी गाड़ी के अगर हम सीट्स के ऊपर आ जाते हैं तो इस गाड़ी के अंदर वैसे फैब्रिक के अंदर सीट्स आती हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर जो है ये लेदर के अंदर सीट्स जो है इंस्टॉल की गई हैं। और इसके बाद इस गाड़ी के अगर आप डोर पैनल्स के ऊपर आते हैं तो इसके डोर लैच आपको क्रोम के अंदर मिल जाते हैं, जबकि इसके बाकी वेरिएंट्स के अंदर आपको ये पेंटेड मिलते हैं। और इसका जो ये डोर के ऊपर जो आर्मरेस्ट है ये अभी आपको पियानो ब्लैक में मिलता है, इस साइड के ऊपर आपको ये फैब्रिक मिलता है। इसके साथ अगर हम इसके कॉर्नर वाले एयर वेंट्स पे आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा जस्ट लाइक आप इसको क्या कह सकते हैं कर्वी सा एक इसका एयर वेंट स्टाइल है, तो ये काफ़ी एलिगेंट लुक देता है। फिर इस गाड़ी के यहाँ पे ड्राइवर साइड पे आपको सारे इसके विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी के जितने भी ट्रिम लेवल्स हैं उन सब के अंदर आपको
पावर विंडोज़ दी गई हैं और आपको सेंटर लॉकिंग वगैरह इसमें मिल जाती है। फिर इस गाड़ी के अंदर ये आपके साइड व्यू मिरर जो है पावर हैं, तो ये इसके कंट्रोल्स हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको पावर मिरर मिलते हैं, रिट्रैक्टेबल नहीं मिलते। बट इन दिस स्पेसिफिक कार इस गाड़ी के जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो रिट्रैक्टेबल मिल जाएंगे आपको। और रात के टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको इसका जो ये बटन है, इसमें जो ये वाला बटन है, इसके अंदर आपको एक एम्बिएंट लाइट ग्लो करती हुई नज़र आएगी और इस साइड पे आएगी। बाकी एरियाज़ में यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट ग्लो करती हुई नज़र नहीं आती। इसके साथ इस गाड़ी के यहाँ पे आपको इसका रियर व्यू मिरर मिलता है, सिंपल सा है। फिर इस गाड़ी के शेड्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है और पैसेंजर साइड के ऊपर भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर लाइट्स नहीं है। और उसके बाद हेडलैम्प्स हैं, इस गाड़ी के अंदर आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक आपको हेडलैम्प यहाँ सेंटर में मिल जाता है। उसके अलावा असिस्ट ग्रिप जो है आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए मिल जाती हैं। सो ओवरऑल जो है ये इस गाड़ी की लुक है। और इसके साथ इस साइड पे आते हैं तो इस गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट दिया गया है, जबकि इसके बाकी वेरिएंट्स के अंदर आपको पुश स्टार्ट नहीं मिलता, आपको की से स्टार्ट करना पड़ता है। और बाय द वे ये इस गाड़ी की जो है की है, या इस गाड़ी के अंदर आपको फॉब की मिलती है। ओके, इस गाड़ी की के अंदर आपको यहाँ पे बूट ओपनर भी मिल जाता है। ये भी अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो इस गाड़ी को आप 3 तरीक़ों से इसका बूट ओपन कर सकते हैं। एक आप मैनुअली लीवर के साथ, एक आप जो है उसके बूट डोर के ऊपर से, और एक यहाँ बटन से आप इसको बूट ओपन कर सकते हैं, जो ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। फिर इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन है। फिर इसके अंदर आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं। नॉर्मल मोड में गाड़ी, उसके बाद इको है और स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स मोड आप एक्टिव करेंगे तो आपको एक इस गाड़ी में इनिशियली एक बूस्टअप मिलता है। और बाकी अच्छी चीज़ है इसके जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसके तकरीबन सारे वेरिएंट्स के अंदर आपको दिया गया है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा आपको कॉइन होल्डर मिल जाता है, जिसमें गाड़ी इसको छोड़ें आप। और ये ओवरऑल इस गाड़ी की फ्रंट से लुक है। सीटिंग कैपेसिटी के ऊपर आते हैं तो इस गाड़ी के अंदर लेग रूम जो है इसका किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। इवन के आप इस गाड़ी के हेड रूम पे भी आते हैं तो काफ़ी सफिशिएंट मुनासिब हेड रूम है। हेड रूम के अंदर जो है फ्रंट के ऊपर कोई इशू नहीं है। हाँ, इस गाड़ी के अंदर जो सीट्स हैं फ्रंट की, वो आपको उसकी हाइट एडजस्टमेंट उसमें आपको नहीं मिलती। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, इसमें हाइट एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी। और बाकी ओवरऑल जो इसकी सीट्स हैं वो आपको बकेट स्टाइल में मिलती हैं। सीट्स की ओवरऑल जो कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुनासिब है, अच्छी है। अगर आप इसकी कुशनिंग देखें तो काफ़ी सॉफ्ट है। और हेडरेस्ट में आपको इसके सेपरेट मिलते हैं। सो इस गाड़ी के अंदर लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जो है आपके ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड जो दोनों सीट्स हैं, इस पर आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं। 4 स्पीकर्स आपके डोर्स में और आपके बाकी के 2 जो आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। और जबकि इसके बाकी के वेरिएंट्स के अंदर जो है आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं। इस गाड़ी के अगर हम रेयर सीट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मैंने इसकी जैसे सीट जो है फुल पीछे की हुई है और यहाँ पे अच्छा खासा जो है यहाँ पे स्पेस है। और इवन कि अगर आप इसका हेडरूम भी देखें, सो हेडरूम भी जो है इसका मुनासिब है। मेरी जो है 5'10" हाइट है, तो अब जैसे मैं पीछे जैसे मैंने सर किया तो मेरा थोड़ा सा जो मेरे मतलब सर यहाँ इस जगह पे टच कर रहा है। तो अगर मेरे से ज़्यादा लंबा बंदा बैठता है तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है वो। लेकिन मेरा वैसे हल्का सा आई डोंट नो यहाँ पे मेरा टच कर रहा है इसके साथ सर थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल से हेड रूम के अंदर यहाँ रेयर के ऊपर मसला थोड़ा सा हो सकता है। बाकी ओवरऑल जो रेयर सीट्स हैं इसकी ये भी बकेट स्टाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और अभी इनके ऊपर जो है ये लेदर का आफ्टर मार्केट जो है इसके ऊपर कवर इंस्टॉल्ड है, वैसे ये फैब्रिक में मिलती हैं। बाकी इसके अंदर ऑल 3 पैसेंजर्स आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। लेकिन रेयर सीट जो है इसकी 2 लोगों के लिए मेरे ख्याल से मुनासिब है, कंफर्टेबल है। सेंटर में जो है एक आप बच्चे को बिठा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि बेशक इसका फ्लोर आपको फ्लैट मिल रहा है, लेकिन जो इसका हेडरेस्ट है ये काफ़ी पीछे तक एक्सटेंड हुआ हुआ है। तो इसकी वजह से जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई बच्चा कंफर्टेबली बैठ पाएगा। सो ओवरऑल जो है ये 2 लोगों के लिए रेयर सीट्स की मुनासिब है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको इसमें इसका जो आर्म रेस्ट है, इसके अंदर आपको 4 एयर पैसेंजर यहाँ पे 2 जो है चार्जिंग डॉक्स यहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। बाकी इसके आप डोर्स के ऊपर आ जाते हैं। सो रेयर के डोर्स के ऊपर भी सेम उसी तरह आपको पियानो ब्लैक के अंदर आर्मरेस्ट वाला एरिया फैब्रिक है। फिर यहाँ पे स्पीकर है रेयर डोर्स के ऊपर। सो ये ओवरऑल जो इस गाड़ी की रेयर से लुक है। बाकी यहाँ पे आपको जो चाइल्ड सीट एंकर्स हैं ये भी आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। इस साइड पे भी और इस साइड के ऊपर भी है। और ये आपका जो है रेयर हेडलैम्प है इस गाड़ी का।
इस गाड़ी के रिमोट के ऊपर आपको एक शॉर्ट की मिल जाती है जिससे आप इजीली इसका बूट ओपन कर सकते हैं। इसका बूट स्पेस पे आएँ तो ये सरप्राइजिंगली करोला से भी बड़ा है और करोला का बूट स्पेस आपको 471 लीटर्स का मिलता है, जबकि इसका बूट स्पेस आपको 476 लीटर्स के राउंड मिल जाता है। और इसके साथ अगर हम इसके बूट मैट को उठाते हैं तो उसके नीचे इस गाड़ी का फुल साइज़ में आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, साथ आपको इसकी टूल किट वगैरह मिल जाती है। लेकिन इस गाड़ी का जो बूट मैट है ये काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का है और इसमें भी टोयोटा ने कुछ ना कुछ पैसे बचाए हैं। इसके साथ इस गाड़ी के बूट कवर के ऊपर आपको पैडिंग भी मिल सकती है। इस गाड़ी के अगर हम परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 1.5 लीटर 2NR FE इंजन मिलता है, जो कि एक टोयोटा का नया लाइनअप है। और इसके अगर हम नंबर्स के ऊपर जाते हैं तो ये तकरीबन 106 bhp और तकरीबन 140 Nm टॉर्क जनरेट करता है। सो ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी की परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसकी जो पावर आउटपुट है वो काफ़ी डिसेंट है, मुनासिब है। और इसके साथ अगर आप इसकी फ्यूल एवरेज के ऊपर जाते हैं तो ये गाड़ी आपको विद इन अ सिटी लाइक 11-12 और मैक्सिमम अगर आप लॉन्ग पे देखें तो ये आपको शायद अगर आप बहुत इसको लाइट फुट से चला रहे हैं तो आपको कोई 14-15 तक एवरेज ही आपको दे सकती है। इस गाड़ी के हुड में आपको एक कॉशन का टैग मिलता है जिसमें डुअल एयर कंडीशन सिस्टम और रेयर एसी की बात की गई है, जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको रेयर पे कोई एसी नहीं मिलता। अब आई डोंट नो, शायद टोयोटा ने ये स्टिकर गलती से लगा दिया है या फिर इस स्टिकर को इस पे से रिमूव करना भूल गए हैं। अब ये टोयोटा ही बेहतर जानता है। सो यारिस के अंदर टोयोटा की तरफ से मजीद 2 वेरिएंट्स भी ऐड ऑन किए गए थे, जो कि एरो 1.3 था और 1.5 लीटर इंजन के साथ था। और इसके अंदर जो है एक कंज्यूमर एंड की तरफ से जो कि एक कहीं ना कहीं आपको इस गाड़ी का अगर आप एक्सटीरियर भी देखें तो आपको इसकी लुक्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको एम्प्टीनेस फील होती है। सो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो है इस गाड़ी के अंदर जो है ये 2 वेरिएंट लॉन्च किए गए, जिसके अंदर इस गाड़ी के अंदर कुछ एक्सटीरियर के अंदर चीज़ें ऐड ऑन की गई थी, लाइक डिफ्यूजर्स फ्रंट के ऊपर, साइड स्कर्ट्स वगैरह, रेयर के ऊपर डिफ्यूजर वगैरह, स्पॉयलर वगैरह। तो ये कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई थी। टोयोटा यारिस जब पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की गई थी 2020, तो उस टाइम पे जो इसकी प्राइस थी वो तकरीबन ये आपको इसके जो वेरिएंट्स है वो 2.5 to 3 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर आपको कॉस्ट करते थे। लेकिन अभी 2023 के अंदर इस गाड़ी की जो प्राइस है इसके अगर आप वेरिएंट्स देखते हैं तो वो तकरीबन आपको 5 to 6 मिलियन का जो प्राइस ब्रैकेट है उसके अंदर आपको ये गाड़ी कॉस्ट कर रही है। और यकीनन काफ़ी ज़्यादा प्राइस है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारी इकोनॉमिक्स सिचुएशन है और जो हमारी करेंसी डीवैल्यू होती जा रही है उस वजह से जो प्राइस है और टैक्सेस वगैरह। सो ये एक रीज़न है। जिस स्पेसिफिक गाड़ी का मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ ये गाड़ी फॉर सेल है और इसके ओनर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। फर्दर अगर आप इसकी प्राइस पूछना चाह रहे हो, जो भी डिटेल्स वगैरह आप पूछना चाह रहे हो, इवन के विजिट भी करना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली इसके ओनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जबकि अगर आप देखें तो ये गाड़ी मतलब 5 मिलियन या 6 मिलियन के अंदर अगर आप ये एक सब कॉम्पैक्ट सेडान कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास इतना बजट है तो आप कोई यूज़ में भी कोई सेडान वगैरह कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप न्यू गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा जो इस गाड़ी की पाकिस्तान के अंदर मार्केट के हवाले से जो इसके अंदर कॉम्पेटिटर्स आपको मिल जाते हैं उसमें आपकी सबसे पहले सिटी है, फिर आपके पास जो है एल्सविन है। और अगर आप इन तीनों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं तो अगर फीचर्स वगैरह देखते हैं आप तो सिटी के अंदर और एल्सविन के अंदर तो खैर सबसे ज़्यादा आपको फीचर्स मिल जाते हैं, इवन के एल्सविन के अंदर आपको सनरूफ वगैरह भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप रिलायबिलिटी के ऊपर जाते हैं तो टोयोटा जो है वो हमेशा से रिलायबल है और टोयोटा की जितनी भी गाड़ियाँ जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा से रिलायबल होती हैं। बाकी इस गाड़ी की अगर आप ड्राइव पे जाते हैं तो ड्राइव इस गाड़ी की ओवरऑल स्मूथ है। इसके जो सस्पेंशन हैं वो आप टोयोटा की अगर गाड़ी है तो सस्पेंशंस के ऊपर आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो इस गाड़ी के सस्पेंशंस आपको स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान का रोड स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है और वो आपको सस्पेंशन वाइज जो इसमें मसला नहीं आने वाला। बाकी इस गाड़ी की अगर हम रोड ग्रिप पे आते हैं तो रोड ग्रिप भी इस गाड़ी की मुनासिब है। ऑल्दो इस गाड़ी के अंदर जो आपको टायर कंपनी फिटेड मिलते हैं वो आपको जनरल के मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसमें उसको टायर्स को चेंज करवा लें और ख़ुद से जो इसमें अच्छे टायर डलवा लेते हैं तो इसके जो ड्राइव है वो मज़ीद स्मूथ हो सकती है। सो बाकी ओवरऑल इस गाड़ी की अगर आप एक चीज़ जो इसकी आप विंडशील्ड है, इसके अंदर आपको ये अकिस्टिक जो है आपको विंडशील्ड मिलती है जो कि काफ़ी हद तक जो विंड नॉइस होती है उसको ये एलिमिनेट कर सकती है। बाकी इसकी इस पूरी गाड़ी में टोयोटा ने जो इसकी फ्लोर है फिर इसकी बूट है इसके अंदर प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह आपको दी गई है ताकि जो आउटसाइड जो भी नॉइजेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट किया जा सके। तो इस चीज़ के बारे में भी टोयोटा ने काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया है। और इसके साथ इस गाड़ी के अंदर आपको जो है ABS मिलता है, उसके साथ आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आपको ये मिल रहा है। और फिर उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको स्टार्ट हिल असिस्ट मिल जाता है
और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको जो है ब्रेक असिस्ट मिलता है, यानी कि अगर आप कभी एमरजेंसी में ब्रेक लगाते हैं तो आपका जैसे ही फुट आपका ब्रेक पैड पे आएगा तो ये गाड़ी उस चीज़ को खुद ब खुद सेंस कर लेती है। इसके साथ इस गाड़ी के अंदर आपको एक जो मेरे ख्याल से ड्रॉबैक है, और वो है कि इस गाड़ी के आपको फ्रंट पे तो बेशक आपको ABS दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है आपको, सब व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह आपको मिल रहा है, लेकिन इस गाड़ी के फ्रंट के ऊपर सिर्फ आपको जो है डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, रेयर के ऊपर आपको ड्रम्स ब्रेक दी गई हैं। तो ये इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा मुझे लगा कि अब मेरे ख्याल से टोयोटा ने शायद इधर यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसे बचाने की कोशिश की है। आपको चीज़ें काफ़ी हद तक फीचर्स आपको दिए भी हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ों में उन्होंने शायद पैसे बचाने की कोशिश की है। लेकिन खैर इस गाड़ी के अंदर आपको एटलीस्ट ABS मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, लेकिन तो आपको चारों व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक्स मिलनी चाहिए थी। सो ओवरऑल जो इस गाड़ी का ये मेरा आज का रिव्यू था, और मैंने कोशिश की है कि आपको इसके हर छोटी से छोटी चीज़ जो है इस गाड़ी की मैं कवर अप कर सकूं। सो होप्स हो कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, लेकिन अभी भी अगर कुछ आपको लगे कुछ स्किप हो गया है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो आप मुझे बता सकते हैं। अगर कुछ मिस्टेक है तो वो भी आप मुझे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो ये ओवरऑल आज का मेरा रिव्यू था, होप्स आपको पसंद आया हो। और जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाजमी, और मुझे जो है अपनी जो भी आपकी थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, आपके जो भी आपकी सजेशंस हैं वो मुझे आप लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, और मुझे फेसबुक इंस्टा पे भी आप लाजमी जो है वो मुझे फॉलो कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होती है किसी और नए इंटरेस्टिंग और मज़ीद इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।